हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिस्ट्री से थोड़ा हटकर कुछ बायोलॉजी पढ़ाने का मेरा मन कर रहा है और बायोलॉजी में मैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन आपको बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी जनरल इंट्रो, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। सबसे पहले बात आती है कि फिजियोलॉजी किसको कहते हैं, व्हाट इज फिजियोलॉजी। अगर हम लोग फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, प्लांट एनिमल दोनों को मिला के ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितनी भी वाइटल एक्टिविटी होती है, लिविंग एक्टिविटी होती है, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, उन सबको मिला जुला के फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज सम ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज, या इसी को हम लोग कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इसी को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे अगर हम लोग प्लांट की बॉडी में देखते हैं तो प्लांट की बॉडी में क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब सारी के सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हैं प्लांट की बॉडी में। अगर इसी तरीके से हम लोग एनिमल्स की बॉडी की बात करते हैं तो एनिमल्स की बॉडी में भी आप देखो कि ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होता है, रिपेयरिंग की प्रोसेस होती है, डाइजेशन होगा, एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी, ब्रीदिंग होती है। ये सब सारी के सारी प्रोसेस मिला जुला के क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कहते हैं। और जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं इन सब के सम को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये देखिए, द सम ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज are collectively called as metabolism। ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। जैसे इसमें मैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं, तब प्लांट बॉडी में डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेस या डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है। अगर प्लांट की बॉडी में हम लोग देखें तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, यह रिस्पायरेशन की प्रोसेस है जिसमें एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहेंगे। इसके अलावा एक्सक्रीशन की प्रोसेस पाई जाती है। इसके अलावा आप देखोगे कि ग्रोथ और मूवमेंट पाई जाती है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। रिप्रोडक्शन भी आप देखते हो कि 3 तरीके का होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सब जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हैं इन सबको कलेक्टिवली मिला जुला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये बात आप समझिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो बहुत कम ही लोग बताते हैं कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, स्टीफन हेल्स है। तो ये देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, देन हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, एक ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम स्टीफन हेल्स है। ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इसको आप भूलिएगा नहीं। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर, और इस बुक का नाम आ चुका है, इस साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जा चुका है नीट एग्जाम में, और इस बुक का नाम है वेजिटेबल स्टक्स। इन्होंने ये बुक 1727 में लिखी थी, वेजिटेबल स्टक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो हु इज कॉल्ड इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, स्टीफन हेल्स को कहते हैं।
इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको वेजिटेबल स्टैक्स कहते हैं। इसके बाद मैं डिटेल में आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए सीखते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले ही बताया कि मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फाउंड इन एनी ऑर्गेनिज्म बॉडी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल की बॉडी में हो, डिफरेंट टाइप के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का सम टोटल करने पर उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मैं आपको बताने जाऊंगा कि मेटाबॉलिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मेटाबॉलिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म के टाइप्स की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म के टाइप्स 3 टाइप्स होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एक तीसरा टाइप होता है जिसको एम्फीबॉलिज्म कहते हैं। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं मेटाबॉलिज्म के बारे में। अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में देखें तो मेटाबॉलिज्म इसके 3 टाइप्स होते हैं। ये देखिए, इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एम्फीबॉलिज्म। तो पहले मैं तीनों का नाम लिख देता हूं। जैसे ये देखिए, ये एनाबॉलिज्म है। दूसरी जो प्रोसेस है उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं और तीसरी जो प्रोसेस है इसको एम्फीबॉलिज्म इस नाम से हम लोग बोलते हैं। अगर हम लोग सबसे पहली प्रोसेस के बारे में देखें तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है उसको एनाबॉलिज्म कहेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्शन की काम होते हैं, यहां पे बिल्डिंग की काम होती है। सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एनाबॉलिज्म किसको कहते हैं? ऐसा कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, जिसमें बिल्डिंग अप की प्रोसेस होती है, जिसमें रिपेयरिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग एनाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं या इसी को कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, इसमें किसका प्रोसेस होता है? जो सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और सिंपल मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर केमिस्ट्री के बेस पर, केमिकल बेसिस पर देखें तो जो सिंपल मॉलिक्यूल होगा उसका लोअर मॉलिक्यूलर वेट होगा, उसका मोलर मास लो होगा, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होगा ये हायर मोलर मास होगा या हायर मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कह सकते हैं। ये देखिए, हायर मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं या हायर मोलर मास कह सकते हैं। अब यहां पर ये जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, इस कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में आप देखोगे कि सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। जैसे आप देखो, ये फोटोसिंथेसिस हो गया। ये फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? ये एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया। इसी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। ये देखिए, जहां पर भी सिंथेसिस वर्ड लगा हुआ है, जैसे डीएनए सिंथेसिस हो गया या आरएनए सिंथेसिस हो गया, ये आप देख रहे हो, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन हो गया या सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन हम कहेंगे, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ये जो सारी प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इसी को एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए, मैंने फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लिया है। तो फोटोसिंथेसिस के अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है? सबको मालूम है, 6CO2 + 12H2O। लाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है और यहां पर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा, प्लांट के ग्रीन पार्ट में होगा। ये क्या बनेगा? C6H12O6 बनेगा
प्लस 6O2 बनेगा प्लस 6H2O बनेगा। अब अगर हम लोग देखें तो फोटोसिंथेसिस का मेन एम क्या है, ग्लूकोज का सिंथेसिस करना है। तो यहां पर ये जो ग्लूकोज बन रहा है ये प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है। और इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, CO2 से हो रहा है और वाटर से हो रहा है। तो अब थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एक मॉलिक्यूल CO2 और एक मोल वाटर के आपस में कॉम्बिनेशन से होगा अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट। फिर से देखिए, 1 मोल CO2 के फॉर्मेशन में 1 मोल वाटर और 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपको स्टोइकियोमेट्री नहीं देखना है, ये मोल कॉन्सेप्ट केमिकल बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मोलर मास देखते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए 6 इंटू कार्बन का 12 हो गया, 12 इंटू हाइड्रोजन के एक एटम का 1 हो गया, प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन के एक एटम का 16 हो गया। तो ये 72 प्लस 12 प्लस 96, अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो इसका मोलर मास कितना होगा, 180 ग्राम पर मोल होगा। ये मोलर मास हो गया बेटा, ये देखिए दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे CO2 के एक मॉलिक्यूल का देखेंगे तो कार्बन हो गया, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का 16, तो दो एटम का कितना हो गया 32। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो गया 44 हो गया, 44 ग्राम पर मोल आ रहा है। अगर वाटर के एक मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो हाइड्रोजन के एक एटम का 1, तो दो एटम का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो जब इसको हम लोग करेंगे तो कितना होगा, ये 18 ग्राम पर मोल हो गया। अब अगर इन दोनों का सम हम लोग करते हैं तो इन दोनों का सम करने पर देखिए कितना आ रहा है, 8 4 12 के 2 हो गया, फिर 4 1 5 1 6 हो गया, ये 62 ग्राम पर मोल हो गया, या 62 ग्राम हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए रिएक्टेंट का मोलर मास कम है और प्रोडक्ट का मोलर मास बहुत अधिक है। इसके एक मोल से इनके एक मोल का कंपेयर कर रहे हैं तो आप देखो इसका मोलर मास कम है। जब मोलर मास से कम है तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स हो गए बेटा, ये दोनों जो CO2 और वाटर हैं ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखिए ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है। और ग्लूकोज जिसका मोलर मास अधिक है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया। ये बात तो आपने क्या देखा कि ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि इसका फॉर्मेशन दो या दो से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से होगा जिससे कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये सब जितने भी प्रोसेस होती है ये सारी की सारी जो प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, ये एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस में आप जानते हो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन क्या होता है, बहुत ही सारे अमीनो एसिड मॉलिक्यूल के आपस में कॉम्बिनेशन से होता है। तो अमीनो एसिड कैसे होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। अमीनो एसिड जैसे सिंपल मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या है, प्रोटीन है। तो ये भी जो कैसी प्रोसेस हो गई, ये प्रोसेस भी आप देखोगे एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई। इसी तरीके से जब मैं डीएनए या आरएनए की सिंथेसिस की बात करता हूं तो आप जानते हो कि डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको कॉमनली पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। जब डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में डीएनए और आरएनए क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हुआ। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एनाबॉलिक प्रोसेस। जैसे मैं ग्लाइकोजन की सिंथेसिस की बात कर रहा हूं तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कैसे होगा, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और भी डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो ग्लूकोज के बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने से किसका फॉर्मेशन होगा, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं। तो जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी कैसी प्रोसेस होती है, एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखते हैं तो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। आप देखो एनिमल की बॉडी है तो उसमें रिपेयरिंग की प्रोसेस होती है, कहीं पे चोट लग जाता है, घाव लग जाता है। तो ये सब जितने भी प्रोसेस होती है सारी की सारी प्रोसेस एनाबॉलिक प्रोसेस में आती है। इसको आप ध्यान से रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। अगली बार मैं ब्लैक मार्कर से लिखूंगा क्योंकि ब्लू मार्कर एकदम परमानेंट मार्कर जैसा बिहेव कर रहा है। आप देख रहे हो कि इसको मिटाने में बहुत ज्यादा समय भी लग रहा है और स्ट्रेंथ भी लग रही है, ताकत भी लग रही है। अब हम लोग आगे आएंगे और बात करेंगे दूसरे तरीके की प्रोसेस के बारे में। और वो दूसरे तरीके की प्रोसेस क्या है,
कैटाबोलिक प्रोसेस है। आइए कैटाबोलिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, कैटाबोलिज्म के बारे में बात करते हैं। यह है कैटाबोलिज्म, और कैटाबोलिज्म को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। नाम से ही पता चला कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा, ब्रेकडाउन, टूटने की प्रोसेस। कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, उसके टूटने से दो या दो से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। कम से कम दो सिंपल मॉलिक्यूल बनेगा, दो से अधिक 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म कहते हैं। देखिए, जब कोई एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के टूटने से, इसके ब्रेकिंग से 2 और मोर देन 2 सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसी को क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म कहते हैं। इसी को डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं। जैसे इस प्रोसेस का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, जिसको हिंदी में श्वसन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर हम लोग रेस्पिरेशन की प्रोसेस में देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया, ये 6O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये किसका फॉर्मेशन करेगा, 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस कितने एटीपी, 38 की 36 एटीपी। नीट एग्जाम में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है तो 36 एटीपी, 38 एटीपी हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आपने दो तरीके के शटल पढ़ा होगा, मैलेट स्पार्टेट शटल और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। तो ये एनसीईआरटी ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल को फॉलो करती है और नीट एग्जाम में एनसीईआरटी की बुक को ही फॉलो किया जाता है। इसलिए आपको 38 एटीपी नहीं लिखना है, आपको लिखना है 36 एटीपी का नेट गेन होता है, टोटल 38 एटीपी बनता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल को मानती है, मैलेट स्पार्टेट शटल को नहीं मानती है। अब आइए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कितने हैं, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मोलर मास फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 कार्बन के हैं तो 6 इंटू कार्बन के एक एटम का 12, 12 हाइड्रोजन के हैं तो 12 हाइड्रोजन के एक एटम का 1 प्लस 6 ऑक्सीजन के एक एटम का 16 हो गया। तो ये देखिए 72 प्लस 12 प्लस 16 96 हो गया। अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना होगा, ये 180 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ये 180 ग्राम पर मोल हो गया। ये देखा आपने, एक मॉलिक्यूल का मोलर मास। अब CO2 के अगर एक मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालते हैं तो कार्बन के एक एटम का 12 और ऑक्सीजन का 32 हो गया। यानी कि अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये 44 ग्राम पर मोल हो गया। वाटर का अगर हम लोग देखें तो वाटर का में हाइड्रोजन के एक एटम का 1 तो 2 एटम का यहाँ पे 2 हो गया प्लस 16 हो गया। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे ये 18 ग्राम पर मोल। अगर इन दोनों का सम हम लोग कर देते हैं तो दोनों का सम कितना हो गया, 8 4 12 हो गया। ये देखिए ये 2 हो गया और 4 1 5 1 6 हो गया, 62 ग्राम पर मोल हो गया, या 62 ग्राम भी हम लोग ले सकते हैं। तो आप देखो इसका मोलर मास अधिक है, ये कैसे ट्रीट होगा, इसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहेंगे, ग्लूकोज को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहेंगे। और इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से दो सिंपल मॉलिक्यूल CO2 और वाटर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक मोल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एक मोल CO2 और एक मोल वाटर बनेगा, ऐसा हम लोग बोलेंगे, याद रखिएगा मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो एक मोल CO2 का मोलर मास कितना है, 44 है, और एक मोल वाटर का कितना है, 18 ग्राम पर मोल है। तो इनका मोलर मास कम है, तो ये दोनों ही क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखिए ये दोनों ही सिंपल मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के डिवीजन से, उसके डिसोसिएशन से दो सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसको CO2 और वाटर बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। ऐसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। जब भी कैटाबोलिक प्रोसेस होती है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एजिंग होता है, सेनेसेंस होता है, मतलब बुढ़ापे के लक्षण आने लगते हैं। सारी की सारी जो प्रोसेस है उसका रेट स्लो होता है, जैसे डाइजेशन स्लो हो जाएगा, ब्रीदिंग का रेट स्लो हो जाएगा, एक्सक्रीशन का रेट स्लो हो जाएगा, हार्ट बीट भी स्लो हो जाएगा। इस तरीके के सारे सर्कुलेशन का रेट स्लो हो जाएगा। ये सारी बातें जो थे किसके सिम्टम्स हैं, एजिंग के सिम्टम्स हैं। तो एजिंग या सेनेसेंस की प्रॉपर्टी आ जाएगी। एजिंग को ही सेनेसेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में
जीर्णता भी कहते हैं, याद रखिएगा जीर्णता। अब आगे हम लोग बात करते हैं एम्फीबोलिक प्रोसेस के बारे में। एम्फीबोलिक प्रोसेस, व्हाट इज द एम्फीबोलिक प्रोसेस? ये एम्फीबोलिक प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज एम्फीबोलिक प्रोसेस। आइए हम लोग एम्फीबोलिक प्रोसेस के बारे में देखें। इसके प्रोनाउंसिएशन में अगर आप देखोगे तो एम्फी वर्ड आ रहा है। एम्फी का मतलब होता है बोथ। जैसे एम्फीबियंस होता है, फ्रॉग को एम्फीबियंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाया जाता है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी, इसलिए इसको कहते हैं एम्फीबोलिज्म, है ना? आया समझ में ना? ठीक है। और एम्फीबियंस कहते हैं उनको। तो इसी तरीके से यहाँ पे एम्फीबोलिज्म है। एम्फीबोलिज्म का मतलब ऐसा कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों प्रोसेस साथ साथ होती है। तो हम लोग थर्ड वाली प्रोसेस के बारे में देख रहे हैं और ये थर्ड प्रोसेस है एम्फीबोलिज्म। एम्फीबोलिज्म का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म बोथ प्रोसेसेज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ साथ होती है, साइमल्टेनियसली इन द सेम बॉडी या सेम प्रोसेस या सेम सिस्टम, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हमको एम्फीबोलिज्म को डिफाइन करना हुआ तो क्या कहेंगे? ऐसी कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों प्रोसेस साथ साथ होती है, उसी प्रोसेस में उसी बॉडी में होती है, उसको कहते हैं एम्फीबोलिज्म प्रोसेस कहते हैं। अब अगर हम लोग एम्फीबोलिज्म प्रोसेस के बारे में देखें, इसका एग्जांपल देखें, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्रेब्स साइकिल है। ये देखिए, ये क्रेब्स साइकिल या इसी साइकिल का नाम है TCA साइकिल, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसी साइकिल का नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल है। ये देखिए, इसको क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस की खोज सबसे पहले हैंस ए क्रेब, एक साइंटिस्ट ने किया था। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में 3 अलग अलग कार्बन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। 6 कार्बन वाले कंपाउंड, 5 कार्बन वाले कंपाउंड और कुछ 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसलिए इसको TCA साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस साइक्लिक प्रोसेस में जो पहला स्टेबल कंपाउंड होता है और 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, और उस कार्बन कंपाउंड को कहते हैं सिट्रिक एसिड कहते हैं। वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है, कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है, याद रखिएगा। अब ये देखिए, अगर हम इस प्रोसेस को देखते हैं तो ये प्रोसेस किस तरीके के है? ये प्रोसेस एम्फीबोलिक प्रोसेस है। कैसे एम्फीबोलिक प्रोसेस हुआ? आपने जो तो इस प्रोसेस में देखा होगा कि ऑक्सुलर एसिटिक एसिड, ये देखिए, ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड किसके साथ मिलता है? एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ। ये देखिए, ये एसिटिल कोएंजाइम ए और ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो इसके साथ मिलने के बाद जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये देखिए 6 कार्बन वाला कंपाउंड। फिर सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनता है। फिर आइसोसिट्रिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आप देखोगे अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड में। फिर ये देखिए, यहां से CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और 6 कार्बन से 5 कार्बन वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको अल्फा कीटोग्लूटेरिक, ये देखिए, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड कहते हैं। ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। अब ये जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, इससे फिर से CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनेगा, फिर सक्सिनिक एसिड बनेगा, फिर फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, फिर मैलिक एसिड बनेगा, फिर ऑक्सुलर एसिड बनेगा। मैं शॉर्ट में आपको प्रोसेस बता रहा हूं। अब आप देखोगे कि ये ऑक्सुलर एसिड अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में डिपोजिट हो जाता है
तो ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से आप देखोगे क्या बनेगा, एक एमिनो एसिड बन जाता है और ये एमिनो एसिड क्या कहलाएगा, एस्पार्टिक एसिड कहलाएगा। ये देखिए, ये एस्पार्टिक एसिड एक एमिनो एसिड बनता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाता है तो ये भी एक एमिनो एसिड बना लेता है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड नाम है। ये देखिए ग्लूटामिक एसिड बन रहा है, ये बना लेता है ग्लूटामिक एसिड। अब अगर आप इस प्रोसेस को देखोगे तो ये प्रोसेस एम्फीबोलिक प्रोसेस हुआ। इस प्रोसेस में बेसिकली कैटाबोलिक प्रोसेस की होती है और कंडीशनली एनाबोलिक प्रोसेस होती है, और दोनों प्रोसेस क्रेब्स साइकिल में हो रही है, सेम सिस्टम में, सेम बॉडी में, सेम प्रोसेस में हो रही है। देखिए 6 कार्बन है, इससे एक CO2 बाहर निकला 5 कार्बन वाला, यानी कि कॉम्प्लेक्स सिंपल बना। फिर 5 कार्बन से एक CO2 फिर यहाँ पे देखिए निकल गया, ये CO2 बाहर निकला, तो यहाँ पे 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना। तो अब देखिए 5 कार्बन 4 कार्बन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, आए समझ में ना। यहाँ पे कई सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं 4 कार्बन वाला, जैसे मैंने आपको बताया सक्सिनल कोएंजाइम ये होगा, फिर सक्सिनिक एसिड होगा, फिर फ्यूमेरिक एसिड होगा, फिर मैलिक एसिड होगा, तब जाके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होगा। तो आप देख रहे हो कि 6 कार्बन से 5 कार्बन, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, फिर 5 कार्बन से 4 कार्बन, यानी कि और सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना। तो ये प्रोसेस बेसिकली कैसा होता है, कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। और कंडीशनली एनाबोलिक प्रोसेस हुआ। कैसे कंडीशनली एनाबोलिक प्रोसेस हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो गया, आगे कंज्यूम हो ही नहीं रहा है, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एक एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये एमिनो एसिड क्या है, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर लेते हैं। और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो गया तो ये ग्लूटामिक एसिड बना लेता है, और ये ग्लूटामिक एसिड फिर इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर फिर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो प्रोटीन का सिंथेसिस मैंने क्या बताया आपको, एनाबोलिक प्रोसेस। तो आप याद रखना कि क्रेब्स साइकिल एम्फीबोलिज्म की प्रोसेस है, लेकिन ये बेसिकली कैटाबोलिक प्रोसेस है और कंडीशनली एनाबोलिक है, लेकिन दोनों प्रोसेस साथ हो रहा है ना। तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, ये देखिएगा, क्रेब्स साइकिल इज बेसिकली कैटाबोलिक फॉलोड बाय एनाबोलिक, या हम लोग कह सकते हैं ये कंडीशनली कैसा होता है, कंडीशनली एनाबोलिक प्रोसेस। ये कंडीशनली एक एनाबोलिक प्रोसेस है। ये सारी बातें आप ध्यान से समझोगे, एक एक करके समझना, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म 3 टाइप्स के होते हैं और तीनों टाइप को मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको कुछ नोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, और ये नोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों प्रोसेस होती है, बस अलग अलग स्टेज में क्या होता है। यंग स्टेज में एनाबोलिक प्रोसेस की रेट अधिक होती है कैटाबोलिक प्रोसेस से, फिर एक समय ऐसा आने लगता है एजिंग के स्टेज में कि कैटाबोलिक प्रोसेस की रेट एनाबोलिक प्रोसेस से अधिक होने लगती है, और कभी ऐसे भी स्टेज होती है कि जब दोनों प्रोसेस की रेट एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं नोट में आपको ये पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये नोट के पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। नोट का मैं पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं कि अगर इस तरीके का है, इफ रेट ऑफ एनाबोलिज्म is greater than rate of कैटाबोलिज्म, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, रिपेयरिंग की प्रोसेस होती है। तो आप देखोगे ग्रोथ होगा, चाहे प्लांट या एनिमल हो, उसकी बॉडी में बिल्डअप की प्रोसेस होगी, यानी कि डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी। अगर कोई पर्सन है वो यंग एज में 16, 17, 18, 20 साल के एज में जिम जाएगा, उसकी खुराक अच्छी रहेगी, न्यूट्रिएंट अच्छा लेगा,
तो वो बिल्कुल बॉडी बिल्डर बन जाएगा ना। लेकिन अगर कोई आदमी 70 साल का है, अगर वो ऐसा करना चाहे तो क्या वो बॉडी बिल्डअप कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रोसेस में, उसके बॉडी में एनाबॉलिक प्रोसेस हो ही नहीं रही है, एनाबॉलिक प्रोसेस के रेट स्लो है। तो ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, और कहीं पे गिरने पर, कटने पिटने पर घाव की फीलिंग होती है, वॉन्ड फीलिंग होती है, जिसको रिपेयरिंग कहते हैं। तो ये देखिए, ये क्या होगा, रिपेयरिंग की प्रोसेस होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर यहीं पे मैं नोट कर आपको एक दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसका अगर ठीक उल्टा है, देखिए क्या ठीक उल्टा है कि इफ रेट ऑफ एनाबोलिज्म इज स्मॉलर देन द रेट ऑफ कैटाबोलिज्म, या कह सकते हैं कि द रेट ऑफ कैटाबोलिज्म इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ एनाबोलिज्म, तो यहां पर क्या होगा, बॉडी में ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि उसमें बुढ़ापे जैसे सिम्टम्स आ जाएंगे, एजिंग सेनेसेंस के सिम्टम्स आएंगे। तो ये देखिए symptoms of aging और senescence। बुढ़ापे के क्या कैरेक्टर होते हैं? जैसे आप देखोगे, फूड का जो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, एक्सक्रीशन भी प्रॉपरली नहीं हो पाता, सर्कुलेशन का रेट स्लो हो जाता है, ब्रीदिंग का रेट स्लो हो जाता है। अगर बॉडी में कहीं घाव हो गया, बोन्स वगैरह टूट गए, तो जल्दी रिपेयरिंग की प्रोसेस नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं एजिंग या सेनेसेंस के, है ना। और एक तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि अगर एनाबॉलिक प्रोसेस के रेट कैटाबॉलिक प्रोसेस के रेट के इक्वल हो गया, ये देखिए, इफ द रेट ऑफ एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू द रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म, तो ऐसी कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ कैलस, कैलस का फॉर्मेशन होगा। कैलस, कैलस क्या होता है? जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो ग्रुप सेल्स बाहर निकालते हैं, जिनको टिश्यू कहते हैं। लेकिन वो टिश्यू शुरू में ना तो लिविंग होता है, ना नॉन लिविंग होता है। जब उसको सुटेबल मीडियम मिलता है तब वो ग्रो करेगा। लेकिन अर्ली स्टेज में जो ग्रुप सेल्स होते हैं, जिनको टिश्यू कहते हैं, जिनको हम लोग टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं, न वो तो लिविंग होते हैं, न नॉन लिविंग होते हैं, दोनों के बीच की कड़ी होती है। ये बात बिल्कुल कैसे है? अगर कोई आदमी कोमा में चला गया, तो कोमा में चला गया तो ऐसी कंडीशंस में आप देखोगे उसमें ब्रीदिंग हो रही है, उसकी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, उसकी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सेंस नहीं काम कर रहा है। और नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सभी ऑर्गन सिस्टम पर होता है। तो वो जो पर्सन है वो कंप्लीटली डेड भी नहीं है, कंप्लीटली लिविंग भी नहीं है, वो कोमा में है। आया समझ में ना। तो इसी तरीके से टिश्यू कल्चर करते समय जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उनको कहते हैं कैलस। कैलस को कहा जाता है इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ बॉडी। ये देखिए, इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ बॉडी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये किसका फॉर्मेशन होता है? कैलस का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से आज का मैंने आपको इंटरेस्टिंग वीडियो बताया, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बताया। इसी तरीके से किसी दिन मन करेगा तो मैं बायोलॉजी के कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई ऑन रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक आप अपनी पढ़ाई को ऑन रखिए। थैंक यू।